अभी हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल का फिजिक्स पेपर का मॉडल सेट 2 को सॉल्व करेंगे, जिसकी परीक्षा 8 मई 2022 में है। चलिए पहला क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? तो पहला क्वेश्चन क्या रहा है, यहां से अगर देखा जाए, फिजिकल क्वांटिटीज आर, भौतिक राशियां हैं, तो इनमें से ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मतलब मूलभूत भौतिक राशियां हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, थर्मोडायनेमिक तापमान, पदार्थ की मात्रा और चमकदार तीव्रता। ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम डायमेंशंस, और ऑप्शन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन से जोड़ों के एक ही आयाम एक्चुअली नहीं, वीमा होना चाहिए था, डायमेंशंस वीमा है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा इंपल्स एंड मोमेंटम, आवेग और संवेग। करके देखते हैं। तो आवेग, इंपल्स का फॉर्मूला होता था फोर्स इनटू टाइम। तो इसका डायमेंशंस निकालते हैं। फोर्स का डायमेंशंस मालूम है, m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2 और टाइम का मालूम है t। सॉल्व करते हैं। m1 l1 t इनवर्स 1। ठीक है। और अगर मोमेंटम का मालूम करें, संवेग का, मोमेंटम का, तो मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का m और वेग वेलोसिटी का lt इनवर्स 1। प्रोडक्ट कर दिया जाए तो m1 l1 t इनवर्स 1, t इनवर्स 1। देखिए दोनों का सही आ रहा है, तो इसलिए आवेग और संवेग दोनों की विमा समान होती है, इंपल्स एंड मोमेंटम का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर, तो फंडामेंटल यूनिट्स कौन सा होगा? तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। तो ऑप्शन ए सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। फोर्थ नंबर में कहता है रिजोल्यूशन इज, रिजोल्यूशन क्या है? संकल्प है। तो इसका आंसर ये होना चाहिए सही। इनपुट सिग्नल परिवर्तन की सबसे छोटी मात्रा जिसे उपकरण विश्वसनीय रूप से पहचान सकता है। इसे क्लास 12th के फिजिक्स में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, ऑप्टिक्स में, है ना। प्रकाशिकी जब चैप्टर आएगा तो उसमें पढ़ना है, लेकिन अभी भी यहाँ 11th में भी डाल दिया तो समझ लीजिए। जब वह ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो बहुत दो नजदीक क्लोज लाइंग ऑब्जेक्ट्स का डिस्टिंक्ट और क्लियर इमेज बना पाता है, तो उसको हम लोग रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। विभेदन क्षमता होना चाहिए था, विभेदन। यहाँ लिखा है संकल्प, लेकिन होना चाहिए विभेदन, इसे कहा जाता है हिंदी में। चलिए कोई बात नहीं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, चौथा का। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट इज, माप की निरपेक्ष त्रुटि, माप की परम या फिर निरपेक्ष त्रुटि। तो त्रुटि क्या होता था? तो हम लोग को मालूम है त्रुटि डिफरेंस है ना, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का, यानी कि मापन मान और वास्तविक मान या फिर सत्य मान के मध्य का जो अंतर होता था, उसी को हम लोग क्या कहते थे? उसी को हम लोग कहते थे निरपेक्ष त्रुटि। ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन क्या आता है, अ बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए, एक बॉय पॉइंट ए से स्टार्ट करता है अपना जर्नी को, ट्रेवल्स टू पॉइंट बी और बी तक पहुंच जाता है। ए से चल करके बी तक पहुंच गया, डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर, सही बात। एंड रिटर्न्स टू ए, और वापस ए तक पहुंच जाता है। ए से बी गया, वापस बी से ए आ गया। इफ इट टेक्स 1 आवर टू डू सो, अगर इसको 1 घंटा का समय लग गया, 1 आवर का टाइम लग गया, 1 घंटा का समय, हिज एवरेज वेलोसिटी इज। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते थे? तो एवरेज वेलोसिटी या औसत वेग जो है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? तो ए से बी गया, वापस बी से ए आया, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, और डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी भी उसका जीरो हो जाएगा, है ना। औसत वेग भी शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, देखिए क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, अ बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी उसका जीरो है, ट्रेवल्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में। इफ इट्स वेलोसिटी,
आफ्टर मेकिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 32 मीटर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 32 मीटर इज 8 मीटर पर सेकंड, और बाद में उसका वेलोसिटी हो गया 8 मीटर पर सेकंड, तो उसका एक्सलेरेशन क्या होगा उसे मालूम करना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, भी एस यू, तो हमें ए मालूम करना है, तो भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू पढ़ते हैं 2as, तो भी कितना है 8 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 2 इंटू ए तो मालूम करना है और एस है 32, तो 8 का स्क्वायर 64, ये भी हो गया 64a, तो a इक्वल्स टू 64/64, तो त्वरण कितना आ गया, एक्सेलरेशन कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, वेलोसिटी का यूनिट, वेग का मात्रक क्या है, तो वेग का मात्रक हम सबको मालूम है मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अ बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक लड़का है जो रेस्ट से स्टार्ट करता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड, टी सेकंड तक मूव करता है, टी का वैल्यू नहीं दिया है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समरूप त्वरण दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। इफ द डिस्प्लेसमेंट मेड बाय इट इज 16 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है कितना 16 मीटर का, तो टाइम का वैल्यू चाहिए, टी चाहिए, मालूम कर सकते हैं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, तो s का वैल्यू मालूम है 16, u हो गया 0, t प्लस हाफ, ए का वैल्यू कितना दिया, ए का वैल्यू है 2, और t टाइम हम में फाइंड आउट करना है, देखिए 2 2 कैंसिल कर गया, यहाँ हो गया 16 इक्वल्स टू 0 से प्रोडक्ट होकर के 0, t का स्क्वायर, तो 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू t का स्क्वायर, तो टाइम कितना सेकंड 4 सेकंड, तो आंसर आना चाहिए 4 सेकंड, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये 4 सेकंड सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आता है, फिर से देखिए, अ बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फिर से रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है 0 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, इफ इट ट्रेवल्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर से एक्सेलरेशन दिया हुआ है इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट्स डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 सेकंड, टाइम बोला 3 सेकंड के एंड पर, 3 सेकंड के एंड पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है ना, तो एस मालूम करना है फिर से, तो s इक्वल्स टू क्या पढ़ते थे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, करके देखते हैं, तो s को मालूम करना है ना, u का वैल्यू तो 0, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ ए का वैल्यू कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 2 रख दिया, और t का स्क्वायर, t है 3, तो 3 इंटू 3 दो बार लिख दिया, 2 2 तो कैंसिल कर गया, तो s इक्वल्स टू 3 3 जा 9 मीटर है, हाँ है, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या कहता है, अ बॉडी मेक्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 मीटर ड्यू ईस्ट, तो सबसे पहले तो ले लेते हैं ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है, एक वस्तु शून्य से पूर्व की ओर 4 मीटर का विस्थापन करता है, शून्य से पूर्व की ओर 4 मीटर का विस्थापन करता है, सही बात, और फिर 3 मीटर उत्तर की ओर विस्थापन करता है, और 3 मीटर चल गया उत्तर की ओर, कितना मीटर 3 मीटर, तो शून्य से इसका परिणामी विस्थापन क्या होगा, तो शून्य से मान लिया, शून्य से O मान सकते हैं, A मान सकते हैं, B मान सकते हैं, तो O से B तक पहुंचने का इसका विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन एक सदिश राशि है जिसमें दिशा भी है इसका, O से डायरेक्ट भी B पहुंचना चाहिए था, तो विस्थापन अगर ज्ञात करना है तो ये पाइथागोरस का प्रमेय से लगा सकते हैं हम लोग, तो पाइथागोरस के प्रमेय से ये लंब हो गया 90 डिग्री, तो ये हो गया कर्ण, तो OB का स्क्वायर जो होगा इक्वल्स टू हो जाएगा OA का स्क्वायर जोड़ AB का स्क्वायर, तो OA है 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, OB का स्क्वायर, तो OB बराबर अंडर रूट 16 प्लस 9 मतलब 25 का रूट, और 25 का रूट 5 मीटर, तो इसका OB जो होगा विस्थापन जो होगा वो होगा 5 मीटर का, आंसर हो जाएगा 5 मीटर।
चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अ बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ सर्कल, तो कोई एक बॉडी है जो सर्कल में मूव कर रहा है, सही बात है, मान लिया सर्कल में मूव कर रहा है एट कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है। हाँ, लेकिन सर्कल में जब भी सर्कुलर पाथ में मूव करता है, वृत्ताकार पथ में गति होता है, तो स्पीड तो भले कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन उसका हर पॉइंट पर चेंज होता है, बदलते रहता है। तो उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा? तो हम लोग को मालूम है उसका एक्सेलरेशन जो रहता है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है सेंटर की ओर, है ना, टुवर्ड्स सेंटर, अभिकेंद्रीय बल जिसे कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर, और F बराबर होता है ma। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है? सेंटर की तरफ। तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन किधर होता है? सेंटर की तरफ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन हो जाएगा ये ए, हैज एन इनवर्ड एक्सेलरेशन। देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगा, स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, चाल नियत हो सकता है, वेग नियत नहीं होगा, क्योंकि वेग दिशा पर निर्भर करता है और हर बिंदु पर इसकी दिशा बदल रही है ना, वेग सदिश तो बदल रहा है, दिशा बदल रहा है, तो वेग बदल रहा है, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा। नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो है। हैज एन आउटवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन, ये भी नहीं है। ऑप्शन ए सही होगा। त्वरण किधर की ओर होगी? अंदर की ओर, जिसे हम अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जब एंगुलर वेलोसिटी मतलब कोणीय वेग, है ना, यहां पर देखिए, जब कोणीय वेग समय के साथ बदलता है तो कोणीय वेग को दर्शाते हैं हम ओमेगा से, और ओमेगा बराबर होता है, जब कोणीय वेग बदलता है, सॉरी कोणीय वेग बदल रहा है, तो कोणीय वेग को ओमेगा से बदलें, दर्शा रहे हैं, और कोणीय वेग अगर बदल रहा है समय के साथ तो वो कहलाता है कोणीय त्वरण। तो अल्फा यहां पर क्या है? कोणीय त्वरण। देखिए रैखिक के बारे में भी पढ़ा हुआ है, जब वेग बदलता है समय के साथ तो त्वरण कहलाता है, तो यहां पर कोणीय वेग अगर समय के साथ बदल रहा है तो कोणीय त्वरण कहलाता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन होना चाहिए, एन एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, ए नंबर, कोणीय त्वरण उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 14, द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू, टाइम ऑफ फ्लाइट उड़ान काल, उड़ान का समय। तो हमें मालूम है प्रक्षेप्य गति में जो उड़ान का जो समय होता है, ये जो उड़ान का समय है वो बराबर होता है। तो देखिए ये है सबसे महत्तम ऊंचाई, मान लिया ए, है ना, सतह से तल से महत्तम ऊंचाई ए को प्राप्त कर रहा है, तो इसे मान लिया पी से ए तक पहुंचने में टी समय लगा, और वापस इसको ए से मान लिया क्यू जो तल का सतह होगा, ग्राउंड होगा, वहां तक पहुंचने में भी टी समय लगा। तो पूरा जो उड़ान काल है, उड़ान काल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, उसे अगर हम कैपिटल टी से माने तो उड़ान काल जो कैपिटल टी है वो 2t होगा, दुगना होता है इसके। कितना होता है? दुगना। और इसका सूत्र भी पढ़ा होगा, फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2u sin थीटा बाई जी, ये ना होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ट्वाइस द टाइम नेसेसरी टू रीच द मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय का, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में आवश्यक समय टी का कितना होगा? दुगना होगा। पूरा उड़ान काल, उड़ान काल कहां से कहां तक है? पी से वापस क्यू तक पहुंचने में, पी से क्यू तक पहुंचने में, तो उसका दुगना होता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड, जो पाथ है प्रोजेक्टाइल में जो फॉलो किया जाता है वो कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ट्रेजेक्ट्री। ये जो पाथ जो अभी हमने देखा, हाँ, कोई भाला या जेवेलिन को जब थ्रो किया जाता है तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन में करता है, यानी कि वो उसका पाथ जो है उसको कहा जाता है इसका ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री प्रक्षेप वक्र कहलाएगा हिंदी में। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हेन अ बस स्टॉप्ड सडनली, जब कोई बस अचानक से रुक जाता है, जब कोई बस अचानक से रुक जाता है, पैसेंजर इन द बस फॉल्स फॉरवर्ड, हमें मालूम है जो यात्री है वो हम लोग आगे की ओर झुकते हैं। दिस इज एक्सप्लेन बाय, तो ऐसा जो होता है जब भी बस रुका तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं जड़त्व के कारण, क्योंकि हम अगर गति में हैं, मोशन में हैं, तो हम अभी भी मोशन में रहना चाहते हैं,
तो इससे कौन सा न्यूटन का लॉ एक्सप्लेन करता था? तो ये हो जाएगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ, है ना, न्यूटन का प्रथम नियम। तो न्यूटन का प्रथम नियम जो था वो यह कहता था कि कोई वस्तु अगर गति की अवस्था में है तो गति में रहेगा, अगर विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में, रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में। इसी कारण ऐसा होता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अ पैसेंजर सिटिंग इन अ बस मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड। कोई एक पैसेंजर है, यात्री है, जो बस में बैठा है और यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, फील्स पुश्ड बैकवर्ड, और वो अनुभव करता है कि वो पीछे की ओर धकेला गया, है ना। जब बस आगे की ओर त्वरित होता है तो पीछे की ओर गिरता हुआ महसूस करता है। तो इस प्रकार के बल को क्या कहते हैं? तो जब बस आगे की ओर जा रहा है तो हम लोग पीछे की ओर थोड़ा झुक जाते हैं, तो जैसा लग रहा है कि हमें कोई पीछे खींच रहा है और हम पीछे की ओर जाते हैं। तो ये वास्तविक बल तो नहीं है, क्योंकि ये पीछे की ओर कोई पकड़ के हमें थोड़ी ना खींच रहा है। तो ऐसा बल को कहते हैं हम लोग सूडो फोर्स या फिर फिक्सियस फोर्स, यानी कि काल्पनिक बल या फिर छद्म बल। वास्तव में ये बल लगता नहीं, लेकिन हमें अनुभव होता है कि हम पीछे की ओर गिर रहे हैं, है ना। तो ऐसा बल को कहलाता है काल्पनिक बल या छद्म बल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पहुंच गए हम लोग। अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम, तो मास है 5 किलोग्राम, ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेग दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड। तो उसका मोमेंटम, मोमेंटम मतलब हो गया संवेग, p, है ना, संवेग, समय को ज्ञात करना है। तो p बराबर होता है mv, तो 5 गुना 2 कितना हो जाएगा? 10 ना, 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन सही? ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आता है, द मास ऑफ अ बॉडी, द मास ऑफ अ बॉडी, जो मास है किसी वस्तु का, द्रव्यमान है किसी वस्तु का, विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स, जो कि बराबर है किसके? इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स, रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, बल के, टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी एज, और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसके अनुपात के बराबर है। तो यहां पर हिंदी में अगर देखा जाए तो देखिए, लिखता है एक वस्तु का द्रव्यमान जो शरीर पर कार्य करने वाले, वस्तु पर कार्य करने वाले बल के अनुपात के बराबर होता है और पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है। तो एक्चुअली समझाना ये चाह रहे हैं ए इक्वल्स टू एफ बाई एम, ऐसा, सिंस हम लोग को मालूम है एफ इक्वल्स टू क्या होता था? एम ए। तो ये त्वरण कैसा त्वरण होगा? तो ये त्वरण होगा पिंड का द्रव्यमान। तो वो द्रव्यमान कैसा होगा? वो द्रव्यमान कैसा होगा? तो ये होगा जड़त्वीय द्रव्यमान। कैसा द्रव्यमान? जड़त्वीय द्रव्यमान। इनर्शियल मास होगा, इनर्शियल मास। गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान भी होता है, गुरुत्व द्रव्यमान भी होता है। वो कब होता? जब F इक्वल्स टू होता एम जी, तो G इक्वल्स टू कितना हो जाता? F बाई एम, ठीक है। तो ऐसा द्रव्यमान को क्या कहेंगे हम लोग? तब हम लोग कहेंगे गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान या गुरुत्वीय द्रव्यमान, ठीक है। जब G गुरुत्व त्वरण की बात होगा तो गुरुत्व द्रव्यमान, और जब सामान्य त्वरण की बात होगा तो जड़त्वीय द्रव्यमान कहलाता है, इनर्शियल मास, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पर कहता है अ ब्लॉक ऑफ वुड, एक लकड़ी का कोई टुकड़ा है, लकड़ी का एक ब्लॉक है, लकड़ी का एक ब्लॉक है, चलिए लकड़ी का ब्लॉक मान लिया, किसी सतह पर रखा जाता है। वस्तु को स्थानांतरित करने के लिए सतह के समांतर एक बल लगाता है। तो सतह है ये मान लिया, इसके समानांतर में एक बल लगा, ये बल है मान लो खींच रहा है, पी से दर्शा दिया, किसी से भी दर्शा सकते हैं कि समांतर पर एक बल लगाया जाता है। तो घर्षण बल विकसित कार्य करता है। तो घर्षण बल किधर की ओर कार्य करता है? तो घर्षण बल हमें मालूम है, घर्षण बल हमेशा पीछे की ओर काम करता है, वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो ये डी लग रहा है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। लागू, लागू मतलब आरोपित बल के, आरोपित बल किधर लग रहा है? आगे की ओर, तो उसकी दिशा के विपरीत, विपरीत में लगता है घर्षण बल की दिशा, सही है। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है आउट ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेज, जो मूल बल है, जैसे हम लोग मालूम है गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का ताकत के हिसाब से, स्ट्रेंथ के हिसाब से, ताकत के हिसाब से कौन सा नंबर होगा? तो याद रखना है सबसे मजबूत बल होता है
सबल नाम है केवल, पहला नंबर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, नाम से पता चल रहा है स्ट्रॉन्ग। दूसरा होता है विद्युत बल, दूसरा हो गया विद्युत बल। तीसरा हो जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा में आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे कमजोर जो बल है वो है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो रैंक के हिसाब से, स्ट्रेंथ का रैंक के हिसाब से अगर देखो, ताकत के हिसाब से, तो ये नंबर आ जाएगा चौथा, ठीक है। तो ये डी नंबर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू अ सैटेलाइट, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, संदर्भ फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है, अटैच्ड टू अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जैसे मान लिया ये अर्थ है, हम लोग को मालूम है अर्थ घूम रहा है, और इसका चारों ओर एक सैटेलाइट भी है। ये है मान लिया सैटेलाइट, सैटेलाइट मतलब हो गया उपग्रह, और ये है अर्थ, पृथ्वी। तो इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, है ना, संदर्भ फ्रेम जो होगा, तो हम लोग देखें अगर सैटेलाइट से देखा जाए तो पृथ्वी तो घूम रहा है, पृथ्वी घूम रहा है और इसका त्वरण भी है। तो अगर त्वरित है वस्तु तो इसका जो फ्रेम होगा वह नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। क्या होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम, जिसको हिंदी में कहा जाएगा एक गैर जड़त्व फ्रेम। जड़त्व मतलब रुका हुआ जैसा, तो वो गैर जड़त्व है, बदल रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m, कोई एक ब्लॉक है जिसका द्रव्यमान है कितना, m, m द्रव्यमान की वस्तु है। इसको रखा गया है किसी फ्लैट सरफेस पर, फ्लैट सतह पर रख दिया गया। अ फोर्स अप्लाइड टू मूव इट पैरेलल टू द सरफेस, एक फोर्स अप्लाई किए, P बल से खींचा गया, है ना, जिसे सतह के समांतर ले जाने के लिए एक बल आरोपित लगाया गया। यह सतह है, तो सतह के कैसा लग रहा है, समांतर लग रहा है, इधर लग रहा है, या फिर इधर भी हो सकता था। द फ्रिक्शनल फोर्स, जो घर्षण बल है, डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू द, तो जो विकसित घर्षण बल है F, है ना, जिसको स्मॉल एफ से दर्शा रहा है, किससे, स्मॉल एफ से, वो प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा उसे मालूम करना है। तो हमें मालूम है ये जो घर्षण बल है, अगर हम आगे की ओर खींच रहे हैं तो घर्षण बल पीछे की ओर लगेगा। वस्तु का जो भार है, भार किधर लगता है, नीचे की ओर, और प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगता है ऊपर की ओर, है ना। और हमें मालूम है आर किसके बराबर होता है, mg के, आर इक्वल्स टू mg, क्रियाबल प्रतिक्रियाबल बराबर हो जाता है। और हमने पढ़ा है F इक्वल्स टू होता था म्यू आर, है ना, F इक्वल्स टू म्यू आर। तो F इक्वल्स टू म्यू और R की जगह रख दिया mg। तो जो घर्षण बल है वो किसके समानुपाती है, द्रव्यमान के, किसके समानुपाती है, द्रव्यमान के। तो प्रोपोर्शनल टू द, तो जो घर्षण बल है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डेवलप्ड होगा, वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, यानी कि समानुपाती किसके होगा, घर्षण बल समानुपाती होता है किसके, मास ऑफ द बॉडी, पिंड के द्रव्यमान के। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या, समझते हैं। अ मशीन गन, एक मशीन गन है मान लिया, है ना, वो फायर करता है एक बुलेट, गोली को, गोली को फायर कर रहा है, जिसका द्रव्यमान दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 40 ग्राम। कितना ग्राम, 40 ग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 10⁻³ है ना, ये आ गया किलोग्राम में। चलिए सही है। अब इसका वेलोसिटी दिया हुआ है, तो बुलेट का वेलोसिटी दिया हुआ है 1200 मीटर पर सेकंड। द मैन होल्डिंग इट, जो व्यक्ति है जो बंदूक को पकड़ा है, गन को पकड़ा है, कैन एग्जर्ट अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 144 न्यूटन। तो महत्तम कितना का बल लगा सकता है, 144 न्यूटन का ऑन द गन। गन पर पकड़ने के लिए भी बल लगेगा, क्योंकि गोली अगर आगे जाएगा तो गन पीछे की ओर जाएगा, तो 144 न्यूटन का महत्तम बल लगा करके उसे रोक करके रखा है गन को। हाउ मेनी बुलेट्स कैन ही फायर पर सेकंड एट द मोस्ट, तो महत्तम वो प्रति सेकंड अधिक से अधिक कितनी गोलियां चला सकता है। तो प्रति सेकंड मतलब समय का मान भी दिया हुआ है कितना, 1 सेकंड, है ना। न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़ा हुआ है। चलिए एक बार क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक मशीन गन है, 1200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 40 ग्राम द्रव्यमान की गोली चलाती है, एक मशीन गन। इसे चलाने वाला व्यक्ति गन पर अधिकतम 144 न्यूटन पर बल लगा सकता है, तो वह प्रति सेकंड अधिक से अधिक कितनी गोलियां चला सकता है। तो न्यूटन का द्वितीय गति नियम से पढ़ा हुआ है, बल जो है, आरोपित बल, वह संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है या बराबर होता है।
संवेग में परिवर्तन यानी कि द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो F इक्वल्स टू कितना हो जाता है, संवेग में परिवर्तन P/T, समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। और कितना गोलियां चला सकता है, तो मान लिया n गोलियां चला सकता है, और बल का मान तो हमें मालूम है, तो बल का मान कितना है, तो बल का है 144, सही है, n। तो कितनी गोलियां चला सकता है, n का मान ज्ञात करना है, p का मान mv और t तो t, तो इसी को जस्ट हल कर देना है। तो n का मान ज्ञात करना है, m का मान दिया हुआ है 40 गुना 10 का घात -3, m का मान, v का मान 1200 और समय है t। चलिए इसे हल करने का कोशिश करते हैं। 144 बराबर n, तो ये 3 जीरो हो जाएगा, और ये इतना कितना हो जा रहा है, 4 गुना 12 48, और ये देखिए यहाँ पर 10 का घात -3 और ये भी 10 का घात 3 हो जाएगा, कट गया, बटा टी की जगह 1 रख लिया, यहाँ से कटेगा, देखिए 12 से 12 चौके 48 और 12 है 144, तो n इक्वल्स टू अगर देखा जाए तो n इक्वल्स टू 12/4 काट दीजिए 3, तो गोलियों की संख्या कितनी, 3 आ जाएगी, 3 ना, यहाँ 3 आ रहा है, तो प्रति सेकंड वो कितनी गोलियां को चला सकता है, 3 गोलियां, तो आंसर हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा 3 गोलियां। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 10 किलोग्राम, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम, ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, स्पीड दिया है 5 मीटर पर सेकंड का, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी पढ़ा हुआ है हाफ m v स्क्वायर, तो हाफ m कितना 10 और v का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 5 × 25 कितना 125 जूल, आंसर देखिए 125 जूल, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ क्वांटिटी ऑफ वर्क ऑफ 1000 जूल, चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। अ क्वांटिटी ऑफ वर्क ऑफ 1000 जूल इज डन इन 2 सेकेंड्स, तो वर्क यानी कि कार्य दिया हुआ है 2 सेकंड में कितना कार्य किया जाता है, 1000 जूल का, तो कार्य दिया हुआ है 1000 जूल और समय दिया हुआ है 2 सेकंड, तो पावर यूटिलाइज्ड, पावर मतलब शक्ति, तो हमें मालूम है शक्ति पावर इक्वल्स टू होता है वर्क बाय टाइम, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, दर मतलब समय के साथ, तो कार्य कितना है 1000 और समय कितना है 2, तो P बराबर कितना आ जाएगा 500 वाट, तो सही हो जाएगा 500 वाट, डी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या उसे समझते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान है 10 किलोग्राम, मूविंग एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर, और उसको 2 मीटर की ऊंचाई तक ले गया विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, तो हाइट है 2 मीटर और यूनिफॉर्म स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, इट्स टोटल एनर्जी इज, तो उसको ऊंचाई पर भी ले गया और 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से भी ले गया, तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी, तो कुल ऊर्जा दोनों ऊर्जा है, क्योंकि ऊंचाई पर है तो स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी और वेलोसिटी है मतलब काइनेटिक एनर्जी 2 मीटर पर सेकंड ना, तो टोटल एनर्जी जो होगा, टोटल एनर्जी कुल एनर्जी सम होगा, योग होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हाफ m v स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgh, तो यहाँ से m को कॉमन ले लेते हैं, v स्क्वायर बाई 2 प्लस gh, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर करते हैं मान लीजिए, तो इक्वल्स टू m का मान कितना है 10, v स्क्वायर v का मान 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 बाई 2 प्लस gh, तो g का वैल्यू 9.8 इंटू h कितना 2 मीटर, 2 तो कैंसिल कर गया, 10 इंटू 2 प्लस 9.8 इंटू 2 कितना आ जाएगा 19.6 और 19.6 इंटू प्लस 2
तो 10 इंटू 21.6 पॉइंट हट जाएगा तो 216 जूल। तो आंसर कितना होना चाहिए? 216 जूल। देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसमें चलते हैं। 2 masses ऑफ 1 ग्राम एंड 4 ग्राम, दो द्रव्यमान, एक है 1 ग्राम का और एक है मान लिया M2 4 ग्राम का। तो ग्राम को किलोग्राम में बदल लेते हैं, 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम और ये 4 इंटू 10⁻³ किलोग्राम विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जीज। दोनों को काइनेटिक एनर्जी सेम है, ठीक है। E1 E2 बराबर है किसके? E के मान लिया। तो गतिज ऊर्जा दोनों का समान है। द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स, तो अनुपात जो होगा तो उनके रैखिक संवेग के परिमाण का अनुपात है। तो रैखिक संवेग के परिमाण का अनुपात है। रैखिक संवेग और गतिज ऊर्जा में एक संबंध होता है, P इक्वल्स टू होता है √2mE, पढ़ा होगा, ये संबंध से आ जाता है ना, बहुत आसान से चाहिए। तो अगर दोनों का अनुपात देखा जाए तो P1 इक्वल्स टू 2m, दोनों का द्रव्यमान अलग है लेकिन गतिज ऊर्जा तो समान है, और गतिज ऊर्जा को E से दर्शा रहे मान लिया, दोनों का बराबर था। और बट्टा अगर कर दिया जाए P2, P1 बट्टा P2, तो √2m2E, है ना। क्या कट गया? तो देखिए अगर हल करके ही देखा जाए तो P1 बाई P2 √2 कट गया, √E ये भी कट गया, तो क्या बचा? √m1 बाई √m2। तो P1 बाई P2 इक्वल्स टू √m1, तो m1 का वैल्यू कितना था? 1 इंटू 10⁻³ बाई m2 का, तो m2 का है 4 इंटू 10⁻³ तो देखिए 10⁻³ 10⁻³ रूट ये भी कट जाएगा, तो यहां पर अब बच गया P1 बाई P2 इक्वल्स टू √1 बाई √4। तो √1 1 और 4 का √2, तो 1/2। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। तो 1:2, तो दोनों को द्रव्यमान दिया हुआ था, M1 M2 मान लिया, समान गतिज ऊर्जाओं से गतिमान, गतिज ऊर्जा दोनों का समान मान लिया, E मान लिया, उनके रैखिक संवेग के परिमाण का अनुपात है। तो रैखिक संवेग और गतिज ऊर्जा में यह संबंध होता है, बस उसका अनुपात कर दिया, हल कर दिया, 1:2 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है अ बॉडी ऑफ मास, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान है 100 किलोग्राम 100 kg, और ये गिरता है 10 मीटर की ऊंचाई से। तो ऊंचाई का मान दिया हुआ है कितना? 10 मीटर, ठीक है। इट्स इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज, तो उसका गतिज ऊर्जा में कैसा वृद्धि होगा उसको मालूम करना है। तो मान लिया बिंदु ए से गिर रहा है, बिंदु बी तक गिर रहा है, बी मान लिया तल है, तो ए पर इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? mgh, और बी पर जब गिर रहा है, देखिए स्थितिज ऊर्जा जैसे ये वस्तु है तो यहाँ पर इसकी स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक है, जैसे ही छोड़ देंगे तो इसकी स्थितिज ऊर्जा किस में बदलती है? गतिज ऊर्जा में। और ऊर्जा संरक्षण के नियम से कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसे ही बिंदु बी पर यह टकराएगा तो पूरा का पूरा जो स्थितिज ऊर्जा है वो किस में बदल जाएगा? गतिज ऊर्जा में। तो गतिज ऊर्जा भी किसके समान हो जाएगा? mgh के, है ना। तो हमें द्रव्यमान दिया है, h दिया है, और g का मान मालूम है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो जब ऊंचाई पर है तो इसकी गतिज ऊर्जा तो 0 है ना, और जब ये तल पर टकरा जाएगा तो इसकी स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी क्योंकि h का मान 0 हो जाएगा। तो पूरा का पूरा स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाएगा? गतिज ऊर्जा में। तो इसलिए इसको लिखेंगे गतिज ऊर्जा जो है वो हो जाएगा mgh के ही समान हो जाएगा। तो m का मान है 100, g का मान 9.8 और h का मान 10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जा रहा है 9800 जूल। तो गतिज ऊर्जा इसी के समान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है अ बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर विथ एन एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इतना दिया हुआ है। हैज द सेम काइनेटिक एनर्जी, और उसका गतिज ऊर्जा समान है एज अ मास ऑफ 12 किलोग्राम, मास ऑफ 12 किलोग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ। तो इसका वेलोसिटी कितना होगा उसको पूछा है, लेकिन दोनों का ऊर्जा क्या है? समान है।
चाहे वो घूमे, एक वस्तु घूम रहा है उसका गतिज ऊर्जा, और एक रैखिक गति कर रहा है उसका गतिज ऊर्जा। तो घूमने वाला घूर्णन गतिज ऊर्जा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है हम लोग को, वो क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो इससे हम लोग को एनर्जी मिल जाएगा। तो हाफ आई दिया हुआ है 3 और ओमेगा का स्क्वायर 2 × 2 2 कैंसिल कर गया, कितना हो गया 6 जूल। अब यहां पर रखते हैं, तो ऐसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लीनियर मोशन के लिए, रैखिक गति के लिए क्या आता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसका वैल्यू तो दिया हुआ है 6, हाफ एम का वैल्यू दिया हुआ है 12 और भी का स्क्वायर मालूम करना, तो 2 6 जा 6 भी कट गया, तो भी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना मिला 1, तो भी इक्वल्स टू √1 और 1 का रूट 1 ही होता है, तो उसका वेग कितना होगा 1 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है अगला वाला, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है उसे समझते हैं। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति करने वाले कण का कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम को L माना जा रहा है। इफ इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा को डबल कर दिया गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा को डबल कर दिया गया, एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी हाफ, और उसकी गतिज ऊर्जा को आधी कर दी गई, गतिज ऊर्जा आधी कर दिया, देन द न्यू एंगुलर मोमेंटम इज, तो नया कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो हम लोग को एक फॉर्मूला मालूम है, L इक्वल्स टू होता है आई ओमेगा, है ना, तो I इक्वल्स टू हो गया L बाई ओमेगा, और घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, मान लिया E से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इक्वल्स टू हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो I की जगह कितना रख सकते हैं, मान लो ये गतिज ऊर्जा है, तो हाफ I की जगह L बाई ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा कट गया, तो यहां से हो गया E इक्वल्स टू हाफ L ओमेगा ना। तो किस के बारे में पूछा है, तो कोणीय संवेग के बारे में पूछा है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोणीय संवेग जिसको L से दर्शाते हैं उसको अलग कर लेते हैं, तो L इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2E बाई ओमेगा, ठीक है, ये L मिल गया कोणीय संवेग, शुरू का कोणीय संवेग का गतिज ऊर्जा और कोणीय वेग के साथ ये संबंध है, काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ, कोणीय संवेग भी, कोणीय वेग भी कहते हैं या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो ये संबंध है। अब क्या कर रहा है प्रश्न में, तो ध्यान से समझना है, कोणीय आवृत्ति दोगुनी कर दी जाती है, तो कोणीय आवृत्ति देखिए, अब नया कोणीय संवेग क्या है, तो कोणीय आवृत्ति दोगुनी कर दी जाती है, तो 2 बट्टा ओमेगा की जगह कितना कर दिया, दोगुना कर दिया, 2 ओमेगा कर दिया, और उसकी गतिज ऊर्जा आधी कर दी जाती है, तो गतिज ऊर्जा E है, तो E को आधी कर दी गई ना, तो देखिए 2 तो ऐसे कट जा रहा है, तो L डैश बराबर कितना आ गया E बाई 2 ओमेगा, लिख सकते हैं 2 बट्टा में आ जाएगा। इसे मान लिया समीकरण 2। जब भी तुलना करना है तो हम लोग भाग देते हैं, भाग दे दीजिए, किसी को भी किसी से दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए मान लेते हैं L बट्टा L डैश कर देते हैं, L बट्टा L डैश, तो L समीकरण 1 से मिल रहा था 2E बट्टा ओमेगा, और समीकरण 2 से मिल रहा है E बट्टा 2 ओमेगा, तो देखिए E बट्टा ओमेगा कट गया, तो L बट्टा L डैश बराबर 2 तो ऊपर चल जाएगा, तो हो गया 4, तो L डैश जो है वो कितना मिल गया L बट्टा 4, है ना। शुरू का कोणीय संवेग का कितना हो गया 1/4 हो गया, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बी, L बट्टा 4 हो जाएगा, शुरू का कोणीय संवेग का 1/4। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या, अ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, एक पतला, है ना, वृत्ताकार वलय है जो 30 डिग्री झुकाव वाले झुके हुए विमान को बिना खिसके लुढ़क रहा है। थोड़ा हिंदी में थोड़ा अजीब टाइप से लिख रहा है, इंग्लिश में थोड़ा पढ़ते हैं समझते हैं। अ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग इज रोलिंग डाउन, ये लुढ़क रहा है किसी इंक्लाइंड प्लेन से, ये सर्कुलर रिंग है, ये लुढ़क रहा है ना, ये लुढ़क रहा है, बिना खिसके लुढ़क रहा है, बिना खिसके लुढ़क रहा है, यानी स्लाइड नहीं कर रहा है, विदाउट स्लाइडिंग, इज रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लाइंड 30 डिग्री, तो ये एंगल जो है वो दिया है 30 डिग्री का, विदाउट स्लिपिंग, खिसक नहीं रहा है। इट्स लीनियर एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन विल बी,
तो इसका लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, उसे मालूम करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर होता है जी साइन थीटा बट्टा 1 प्लस आई बट्टा एम आर स्क्वायर, है ना। ये सूत्र होता है, हमने पाया भी है, इसे देखिएगा। ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा बट्टा इतना, ये आई क्या है, तो इसे कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर जड़त्व आघूर्ण। और रिंग के लिए, सर्कुलर रिंग के लिए जो जड़त्व आघूर्ण होता है आई होता है, वो होता है एम आर स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं, तो जी साइन थीटा, साइन कितना 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू दिया 30 डिग्री, 1 प्लस एम आर स्क्वायर, आई की जगह भी एम आर स्क्वायर बट्टा एम आर स्क्वायर, देखिए कट गया। तो a इक्वल्स टू जी साइन थीटा कितना होता है 1/2 बाई 1 प्लस 1, है ना, 1 और इसका भी कट करके 1, तो a इक्वल्स टू आ गया g बाई 2 और ये 2 4, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा g बाई 4। कौन सा ऑप्शन सही, सी g बाई 4। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसे समझते हैं। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ा है आई इक्वल्स टू होता था एम आर स्क्वायर, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। तो जड़त्व आघूर्ण जिसे कहते हैं हम लोग, जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है। तो जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर करता है, तो जिस अक्ष पर भी निर्भर करता है, अक्ष कहां से गुजर रहा है, तो क्या क्या पूछा देखते हैं। कणों का वितरण, इस पर भी निर्भर करता है कि कणों का वितरण कैसा है, कितना दूर पर है घूर्णन अक्ष से कण, उस पर निर्भर करता है। सही बात बोल रहे हैं। द्रव्यमान पर निर्भर करता है, हाँ बिल्कुल करता है, देखिए द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, ये भी सही है। घूर्णन की धुरी पर की स्थिति पर, हाँ ये जो घूर्णन है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करेगा, उसका पोजीशन कहां से गुजर रहा है ये, इस पर भी निर्भर करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सभी पर, है ना, ऑल ऑफ दीज। तो किसको टिक करना है, डी को, ये सभी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ये सभी पर निर्भर करता है, ए बी और सी तीनों पर। चलिए उसके बाद 34 नंबर का क्वेश्चन क्या आता है, इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, कोई एक वस्तु है जो घूम रहा है किसी अक्ष के प्रति, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, तो कोई एक वस्तु है इसका सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहां पर था और इसके चारों ओर ये घूम रहा है इस तरीके से, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग इट्स, यदि कोई वस्तु अपने द्रव्यमान के केंद्र से गुजरते हुए एक अक्ष के चारों ओर घूम रहा है, इसका कोणीय संवेग इसके साथ निर्देशित होता है। तो कोणीय संवेग किधर की ओर होगा, तो कोणीय संवेग को एल सदिश से दर्शाते हैं, तो याद रखना है घूर्णन कोणीय वेग रहे, कोणीय वेग या कोणीय संवेग रहे, दोनों की दिशा जो होती है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से निकलती है। किधर की ओर होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब रोटेशन की धुरी, मतलब घूर्णन जो अक्ष है उसमें, मतलब इधर की ओर मिलेगा, है ना। अगर ऐसे घूम रहा है तो अंगूठा ऊपर, ऐसे घूमेगा तो नीचे, तो ये घूर्णन एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करती है, उधर की ओर होती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या आता है, अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, एक कण है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, विथ डिक्रीजिंग स्पीड, जिसका चाल जो है वो कम हो रहा है। एक कण वृत्ताकार पथ पर घटती चाल से गति करता है, वृत्ताकार पथ पर, एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, लेकिन उसका जो चाल है भी जो है वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो सही कथन क्या होगा उसे चुनना है हम लोग को। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा उसे चुनना है। तो एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, तो देखिए एंगुलर मोमेंटम में चलते हैं, तो L इक्वल्स टू क्या होता था, R सदिश क्रॉस P सदिश ना, और L बराबर अगर परिमाण में लिखा जाए तो L बराबर R और P हो गया mv। तो अगर v का वैल्यू घट रहा है तो इसका भी वैल्यू घटेगा, L का वैल्यू v का वैल्यू अगर चाल घट रहा है, चाल कम हो रहा है ना, बोला है घटती चाल से, तो L का भी मान घटेगा, लेकिन उसका दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब दिशा जो है, तो अभी हमने जस्ट देखा था, अभी देखा था ना, तो इसकी दिशा किधर होती है, तो घूर्णन अक्ष में होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ। तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर ऐसे था, ऐसे घूम रहा था, तो अगर ऊपर की ओर था तो अभी भी दिशा वही होगा, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन सही होगा ये, कोणीय संवेग की दिशा स्थिर रहती है, मतलब उसी दिशा में रहेगा, चाहे चाल बढ़े चाहे घटे। ठीक है, वो कब बदलेगा, जब घूमने का दिशा बदलेगा,
तो घूमने का दिशा तो नहीं बदल रहा है, केवल चाल में कमी हो रहा है, तो कोने समय की दिशा वही रहेगी। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये डी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हमने 35 क्वेश्चन को सॉल्व किया। ऑल द बेस्ट। सेट से भी कुछ कुछ क्वेश्चन रहता है, थोड़ा उसको सॉल्व कीजिएगा, कुछ डिजिट हो सकता है इधर उधर चेंज करेगा, तो उसको देख लीजिएगा।